कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, सही है। जिसने ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लिया, समझो उसकी पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गई बिल्कुल आसान तरीके से। देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ये पढ़ेंगे। अब सुनेंगे ध्यान से मेरी बात। देखो, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, सही है। और इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, ध्यान से देखना। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये x एक्सिस हो गई, y एक्सिस। मान लो इसका ग्राफ इस तरीके से है, ये जा रहा है, सही है। और एक अनदर फंक्शन, एक और फंक्शन मान लिया मैंने y इक्वल टू एफ एक्स, सही है। और मान लिया कि इसका ग्राफ आपके, मैंने एक फंक्शन एक और मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन और मान लिया। और मान लिया कि इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, इसका ग्राफ मान लिया कि इस तरीके से जा रहा है। देखेंगे ये सही है। ये भी देखो a से b इंटरवल के अंदर डिफाइंड है। ये a हो गया, ये b हो गया। ये ग्राफ जो है a से b इंटरवल के अंदर डिफाइंड है, ये भी a से b इंटरवल के अंदर डिफाइंड है। समझ गए। तीसरा देखो, एक ग्राफ हमने और लिया साथ में, दो ग्राफ तो ले लिया हमने। तीसरा हमने फंक्शन देखो y, एक और फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, सही। ये तीसरा फंक्शन है। मान लो इसका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, सही। मान लेंगे कि इसका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। ध्यान से देखेंगे इसका ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। देखेंगे ये, मान लो इसका ग्राफ ये जा रहा है। ये भी a से b इंटरवल के बीच डिफाइंड है। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। चौथा हो गया हमारा, एक y इक्वल टू एफ एक्स हमने एक फंक्शन और माना, सही है। इसका ग्राफ मान लिया कि हमारा इस तरीके से जा रहा है, सही है। चार, इसका ग्राफ मान लिया हमने इस तरीके से जा रहा है, ये सही। ये इसका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। चार ग्राफ मान लिए हमने, सही है। चार फंक्शन माने और चारों के अलग अलग हमने ग्राफ मान लिए। एक ग्राफ और बनाते हैं हम, सही है। एक फंक्शन हम और मानते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स हमने एक फंक्शन और माना। अब माना कि इसका ग्राफ हमारा इस तरीके से जा रहा है, ये बिल्कुल सीधा। ये भी a से b इंटरवल के बीच डिफाइंड है, सभी a से b इंटरवल के बीच डिफाइंड है, सही है। एक लास्ट ग्राफ हमने एक और ले लिया, समझ गए। एक लास्ट ग्राफ हमने और ले लिया और हमने ये मान लिया कि इसका ग्राफ आपकी ऐसे जा रहा है। देखो ये y इक्वल टू एफ एक्स हमने एक ग्राफ फंक्शन और लिया और मान लिया कि इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। हमने 6 फंक्शन मारे हैं और 6 फंक्शनों के ग्राफ यहाँ प्लॉट कर दिया हमने, सही। a से b इंटरवल के बीच डिफाइंड है। हमने क्या करा, आपको पता चल गया। हमने क्या करा है, हमने 6 ग्राफ माने हैं, 6 ग्राफ लिए और 6 फंक्शन माने, 6 फंक्शन माने और 6 फंक्शनों के हमने ग्राफ यहाँ प्लॉट कर दिए अपने। समझ गए होंगे अब आप। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम सबसे पहले ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, समझ गए। सबसे पहले ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं जो हमने बनाया है। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिया है और उसका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। अब देखेंगे कि इस ग्राफ को अगर हम स्टडी करें तो देखो, इसमें x के बढ़ने के साथ साथ अगर हम x में आगे बढ़ें तो y भी बढ़ रहा है ना। x अगर बढ़ रहा है तो y, x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है। देखो y यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, x बढ़ रहा है तो y भी हमेशा बढ़ रहा है। ये हो रहा है इसमें, सही। x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। देखो x बढ़ रहा है तो y भी लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है ना, कहीं रुकावट नहीं है। x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारे पास, इसे बोलते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, समझ गए। इसे बोलेंगे हम स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ये हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, जिसमें x के बढ़ने के साथ साथ, देखो x में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो y भी लगातार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, y भी लगातार बढ़ रहा है, तो इसे स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये हमारा। अब दूसरा ग्राफ स्टडी करते हैं हम।
दूसरा फंक्शन हमने y इक्वल टू एफ एक्स माना है, सही है, और इसका ग्राफ इस वक्त हमने ऐसे मान लिया कि इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। अब देखो अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो इसमें x के बढ़ने के साथ साथ y क्या हो रहा है, देखो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम इस इंटरवल में स्टडी करें तो y कांस्टेंट भी है, सही है। x के बढ़ने के साथ y बढ़ तो रहा ही है और कांस्टेंट भी है, दोनों कंडीशन हो रही है। कांस्टेंट का है इस इंटरवल में, देखो y कांस्टेंट हो रहा है बिल्कुल, देखो x तो बढ़ रहा है अपना, y कांस्टेंट है इस बीच, समझ गए ना। x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, सही है, x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है और कांस्टेंट भी है। ये हमारी सिर्फ इंक्रीजिंग, ये कौन सा फंक्शन हो गया, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो जिसमें x के बढ़ने के साथ y लगातार बढ़ रहा है और जिसमें x के बढ़ने के साथ साथ y लगातार नहीं बढ़ रहा है, बीच में कांस्टेंट भी है, सही, बढ़ तो रहा ही है लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कांस्टेंट भी आ रहा है, तो इसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अब थर्ड ग्राफ को स्टडी करते हैं, ध्यान से देखना, थर्ड ग्राफ को स्टडी करने जा रहे हैं हम। थर्ड ग्राफ हमारा ये है, देखो थर्ड ग्राफ जो मैंने बनाया है वो इस तरीके, अब देखो इसमें x के बढ़ रहा है, x के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, देखो x बढ़ रहा है आगे को, x बढ़ेंगे जब आगे को तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है ना, y डिक्रीज हो रहा है। x अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो y लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो ये इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना आपकी समझ में आ रहा होगा, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इस ग्राफ को स्टडी करते हैं, देखेंगे इस ग्राफ को स्टडी कर रहा हूं, देखो इसमें x के बढ़ने के साथ साथ जैसे x में आगे बढ़ रहे हैं y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ देर कांस्टेंट भी है, डिक्रीज हो रहा है और कुछ देर कांस्टेंट भी है, y डिक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट भी है, तो ये कंडीशन क्या होगी, खाली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना तो आपकी समझ में आया होगा, सही है। जिसमें देखो x के बढ़ने के साथ साथ y लगातार डिक्रीज हो, y लगातार कम हो रहा है, तो ये स्टिकली डिक्रीजिंग कंडीशन है। अब x के बढ़ने के साथ y डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट भी है, सही, कांस्टेंट भी है, तो लगातार नहीं घट रहा है, मतलब कि कांस्टेंट भी है कुछ देर, तो ये होती है खाली डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन। अब देखो ये दो मैंने लिखा है, देखो इसमें जैसे x के बढ़ने के साथ साथ y हमेशा कांस्टेंट है, y क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, कांस्टेंट फंक्शन, साफ पता चल रहा है ग्राफ से। अब देखो इसमें x के बढ़ने के साथ साथ जैसे x बढ़ रहा है, इस वाले ग्राफ को स्टडी करें अगर हम, x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, जैसे x में आगे बढ़ रहे हैं तो y घट रहा है, y डिक्रीज हो रहा है ना। इसके बाद देखो x यहां से यहां तक, तो देखो x जब हम बढ़ रहे हैं तो y भी इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, जैसे हम बढ़ रहे हैं x में आगे तो y डिक्रीज होता है नहीं हो रहा, देखो इसमें जो है हमारा y इंक्रीज भी हो रहा है एंड y इंक्रीज भी हो रहा है और y डिक्रीज भी हो रहा है, x के बढ़ने के साथ y इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो इसके बारे में एक पर्टिकुलर चीज नहीं कह सकते ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इस इंटायर इंटरवल में क्या हो रहा है, x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो हम इसे ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हम इसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग, समझ गए, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इतना आपकी समझ में आया होगा, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, सही है। कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस है, जिसमें हम कह नहीं सकते x के बढ़ने के साथ y बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो हम पर्टिकुलर चीज नहीं कह सकते ना कि y इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्टिकली इंक्रीजिंग का ग्राफ स्टडी करा, इंक्रीजिंग का ग्राफ स्टडी करा, स्टिकली डिक्रीजिंग का ग्राफ स्टडी करा, डिक्रीजिंग का ग्राफ स्टडी करा और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ स्टडी करा और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का ग्राफ स्टडी करा। अब देखो ग्राफ देख के तो हम पता लगा ले रहे हैं, जैसे कि हम ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ देख के तो पता लगा ले रहे हैं कि हाँ ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, समझ गए, ये स्टिकली डिक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है, ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस है। अगर बात मैथमेटिकली हम कैसे पता लगाएंगे, इनकी क्या कंडीशन होती है मैथमेटिकली
कि हम पता लगा लें मैथमेटिकली इनकी क्या कंडीशन होती है, स्टिकली इंक्रीजिंग की, इंक्रीजिंग की, सही है, डिक्रीजिंग की, स्टिकली डिक्रीजिंग की, मैथमेटिकली क्या कंडीशन होती है जिससे कि हमें पता लग जाए कि ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, या डिक्रीजिंग है, या स्टिकली डिक्रीजिंग है, या कॉन्स्टेंट है, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। समझ गए ना इतनी बात। अब देखेंगे, देखो मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ यहाँ। एक चीज देखें जो आप फर्स्ट टाइम में पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखना। एक चीज देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। मान लो हमारा ग्राफ ये है, ध्यान से देखना, ये है, ये हमारा ग्राफ है। कोई भी हमारा कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ हो सकता है ये हमारा, सही है, कोई ये पर्टिकुलर ग्राफ है हमारा। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ इस तरीके का है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी एक पॉइंट ले लिया मैंने x1 y1, मैंने इसका एक पॉइंट x1 y1 ले लिया। अगर मैं इसमें टेंजेंट खींचूं, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी खींची जाएगी, ऐसी तो खींची जाएगी, ये इसकी टेंजेंट हो गई, सही है, ये इसकी टेंजेंट हो गई, ये सीधी लाइन आएगी, मेरी थोड़ी टेढ़ी होगी, ये टेंजेंट होगी। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दी मैंने, तो हमें dy अपॉन dx क्या देता है, ध्यान से देखना। ये हमने क्या करा, ये एक ग्राफ था, हमने इसकी इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दी, तो dy अपॉन dx क्या देगा इस पॉइंट पर हमें, इस पॉइंट पर dy अपॉन dx हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप देगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगा। ध्यान रख लेना, dy अपॉन dx हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप देता है। और हम इसको किससे दिखाते हैं, m से भी दिखाते हैं, सही है, फर्स्ट टाइम में आपको सब पता है। dy अपॉन dx हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने फर्स्ट टाइम में सब पढ़ रखा है। अब एक चीज और मेरी ध्यान से सुनना, आपने फर्स्ट टाइम में एक चीज और पढ़ी है, देखेंगे ध्यान से। ये x एक्सिस है, y, मान लो टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल है ना ये। मान लो जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है हमारी, और x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखो हमारा जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, यानी कि dy अपॉन dx या फिर m क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। ध्यान रख लेना, अगर एक्यूट एंगल बना रहा है, स्लोप, अगर टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर यदि इफ ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, अगर ये x स्लोप, अगर टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाइए, ऑब्ट्यूस एंगल है ना, सुनो, अगर जो है ये हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि dy अपॉन dx, इसको m ही तो बोलते हैं, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इतना समझ में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, आपको पता लग गया होगा। अब एक कंडीशन और होती है, देखेंगे, ये सब फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ रखा है। अगर मान लो कांस्टेंट है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कांस्टेंट नहीं, x एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट है हमारा, टेंजेंट है, टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है, सही है, टेंजेंट हमारा x एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, dy अपॉन dx यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, जीरो होता है, टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है ऐसी कंडीशन में। ये तीन चीजें आपकी समझ में आ गया होगी। देखो, जब x एक्सिस के साथ टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाए तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव होता है, यानी कि dy अपॉन dx। जब x एक्सिस के साथ टेंजेंट जो है ऑब्ट्यूस एंगल बनाए, तो ऐसी कंडीशन में जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है वो नेगेटिव होता है। अगर ऐसी कंडीशन है कि x टेंजेंट जो है x एक्सिस से पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है बेटे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये तीन चीजें आपको पता लग गई होंगी। अब आते हैं हम दोबारा अपने ग्राफ पे जो हमने बनाया था। अब हम कंडीशन बता रहे हैं कि मैथमेटिकली इनकी कंडीशन क्या होती है। ध्यान से देखेंगे, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। हाँ, अब देखो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचूं, ये जो हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग का फंक्शन था, स्टिकली इंक्रीजिंग का जो फंक्शन है, अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो ऐसी तो जाएगी, ऐसे देखो ऐसे जाएगी। किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचूं ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यानी कि ये x एक्सिस के साथ हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगी। एक्यूट एंगल बनाएगी नहीं बनाएगी, तो ये काय की कंडीशन हो गई। तो इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा पता है, dy अपॉन dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमारा। यही तो बताया था मैंने, जब x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती है, यानी कि स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि इसको f डैश एक्स भी तो लिख सकते हैं, f डैश एक्स, यानी कि f डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो।
ये किसकी कंडीशन है? स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन ये आ गई। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कह देंगे वो स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आते हैं सेकंड ग्राफ में, जो खाली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ था। इसमें देखो, अगर हम टेंजेंट खींचें किसी भी पॉइंट पर, अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो ये भी क्या बनाएगी? एक्यूट एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। एक्यूट ही तो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ किसी भी पॉइंट पर। बट अगर ये देखो यहाँ, ये एक्स एक्सिस की भी पैरेलल है। देखो एक्यूट एंगल तो बना ही रही है, लेकिन इस इंटरवल में देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस की भी पैरेलल है। तो इस कंडीशन में हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा? देखो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तो होगा क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है, और जीरो भी होगा। समझ के दोनों की कंडीशन बता दी मैंने। स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन 0, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड है हमारी डिक्रीजिंग की। देखो, अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर स्टिकली डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, देखो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहे हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे, सब ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे। और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या आता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि एफ डैश एक्स यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ तो नेगेटिव होता है ना क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा? स्मॉलर देन 0 होगा। ये हमारे स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन हो गई। अभी आपको सब समझाया मैंने। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन में देखो, ये तो स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींचूं तो क्या होगा? ये एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे, ऑब्ट्यूस, और कांस्टेंट देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हैं। देखो इस कंडीशन में जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव तो बताया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। वही क्या होता है? डी वाई अपॉन डी, एफ डैश एक्स तो नेगेटिव होता है, और इक्वल टू 0 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, कुछ इस इंटरवल में एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है। ये हमारी डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन आ गई। अब देखो कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है? अब देखो कांस्टेंट फंक्शन में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन में क्या है? एक्स एक्सिस, तो ये यहाँ क्या होगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? 0 होगा, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। सही, ये हमारी कांस्टेंट फंक्शन की कंडीशन आ गई। अब इसके लिए देखते हैं, देखो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के लिए देखो इसमें जो है इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो इंक्रीज भी कर रहा है, वाई इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स जो होगा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, एंड एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 होगा, दोनों होगा। समझ गए? एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 भी होगा, क्योंकि इंक्रीज की कंडीशन यही तो होती है। एफ डैश एक्स हमारा देखो स्टिकली इंक्रीज भी कर रहा है यहाँ, ये समझ गए, और स्टिकली डिक्रीज भी कर रहा है। तो स्टिकली इंक्रीज की कंडीशन ये होती है, समझ गए, और स्टिकली डिक्रीज की कंडीशन ये होती है। यानी कि अगर एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर आ रहा है और एफ डैश एक्स 0 से स्मॉलर भी आ रहा है, सही, दोनों कंडीशन हो रही है। कहने का मतलब ये पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये हमारी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस हो गया। ये इतना आपकी समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जरा एक बार समरी कर लें पूरे उसकी जो हम पढ़ चुके हैं। सही है, जो हम पढ़ चुके हैं एक बार मैं समरी करके आपको बता रहा हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है स्टिकली इंक्रीजिंग के बारे में। स्टिकली इंक्रीजिंग पढ़ा है हमने क्या कहा है? स्टिकली इंक्रीजिंग कब होता है? जब एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई लगातार बढ़ रहा हो, और इसकी कंडीशन क्या बताइए? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये इसकी कंडीशन होती है। और इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन बताई है हमने कहा एक्स के बढ़ने, पहले तो एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता कब है? जब एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई बढ़े और कांस्टेंट भी रहे। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव भी होगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है। हमने डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होता कब है? पहले तो ये देखेंगे कब होता है स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। कब होता है स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन? जब एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई लगातार घट रहा हो, सही। और इसकी कंडीशन क्या होती है? एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0, ये पढ़ लिया हमने।
अब डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा है हमने, सही, डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लिया हमने। डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है बेटे, ध्यान से देखेंगे। जो डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है हमारी, पहले होता क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन, देखो एक्स के बढ़ने के साथ वाई घट रहा है और कांस्टेंट भी है, तो ये हमारी डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। इसमें तो लगातार घटता है, लेकिन इसमें लगातार नहीं घटता, कुछ देर कांस्टेंट भी रहता है, तो इसकी कंडीशन में एफ डैश एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। और हमने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा। कांस्टेंट फंक्शन तो सिंपल से था, जिसके लिए क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमने पढ़ा था, एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसे कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इसकी कंडीशन है कि एफ डैश एक्स क्या रहता है इसमें, 0। अगर एफ डैश एक्स 0 आ गया तो हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। और होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की कंडीशन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग की कंडीशन। देखो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जिसमें एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई बढ़ भी रहा है और वाई घट भी रहा है। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो ये तो हमने उसकी पहचान बताई है क्या होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो इसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा एंड एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 भी होगा, सही है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो होता है, ये बताया आपको, ये होगा। ये हमने चीजें पढ़ ली। अब एक बात ध्यान से देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में आपके लिए चीजें आसान कर रखी हैं उसने। क्या आसान करी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी में, मैं तो पूरी समरी बता दी की, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में आपके लिए उसने चीजें आसान कर रखी है। उसने क्या कह रखा है, उसने कहा अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ध्यान से देखना क्या मैं बता रहा हूँ, अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है, ध्यान से देखना, अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है, उसने बस एक कंडीशन का यूज कर रखा है, उसके लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग। उसने एक ही कंडीशन दे रखी है दोनों के लिए। उसने कहा अगर एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं, समझ गए। एनसीईआरटी की बात बता रहा हूं मैं। अगर उसने कहा है आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है, उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन का यूज करेंगे। आसान कर दिया ना उसने हमारे लिए। अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, समझ रहे हो ना, इस डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए उसने कहा है सिर्फ एक ही कंडीशन यूज करना, आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 होगा। अगर एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 आ गया तो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी, दोनों कह सकते हैं, सही है। देखो उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए बस सिर्फ एक ही कंडीशन दी है, वैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन दे रखी है। उसने झंझट खत्म कर दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में उसने झंझट ही खत्म कर दिया। उसने कहा एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं और इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। उसने कहा अगर एफ डैश एक्स अगर स्मॉलर देन 0 है तो हम इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं और डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, समझ गए। उसने झंझट ही खत्म कर दिया, आपके लिए आसान कर दिया। उसने कहा इक्वल टू का कोई चक्कर नहीं है। अगर ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की कंडीशन है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए ये कंडीशन लगा दो कि एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0। थैंक यू। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपकी समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं इसका क्या बनाऊंगा, मैं इसकी आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे।